नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राग क्लासेस में। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर को, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले मैं बता दूं कि 3rd चैप्टर तक हमने पूरा वीडियो बना दिया है। अगर आपको उससे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हो। और हमने 3rd चैप्टर में यह पढ़ा था कि किस तरह अमेरिका का पूरी दुनिया पर वर्चस्व है। और 4th चैप्टर में हम सोवियत संघ के विघटन के बाद की कहानी पढ़ेंगे, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद कैसे कैसे के संगठन बनाए गए और उन्होंने अपना कार्य किस तरह किया। तो चलिए अब हम वापस से चैप्टर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी कमी हमारे वीडियो में लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र थे, आसियान और यूरोपीय संघ। यानी जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था तो दो वैकल्पिक केंद्र हमारे सामने आए थे। एक का नाम था आसियान और दूसरा था यूरोपीय संघ। इसने अपने कार्य का बहुत ही अच्छे से निर्वहन किया था और बहुत ही अच्छे से शासन व्यवस्था लागू करने में, समस्याओं को सुलझाने में, इन सब में इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो चलिए हम बात करते हैं। आसियान और यूरोपीय संघ ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं और विवादों को बहुत ही सफलतापूर्वक क्या किया था, सुलझाया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं मार्शल योजना पर। ये देखिए, एक योजना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यूरोप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण यह है कि जो ये हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, वो यूरोप में ही हुआ था। तो इस कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान पहुंचा था। फिर अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह योजना चलाई थी, जिसका नाम मार्शल योजना है। और अमेरिका ने इसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज़बरदस्त मदद की थी। तो ये हो गया हमारा मार्शल योजना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्शल योजना क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की। देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, जो कि यूरोप में आर्थिक सहायता देने में इसका काम था, और ये संगठन का काम यही था। फिर हम बात करते हैं यूरोपीय परिषद की। ठीक एक साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1949 में हुई थी। फिर आया था यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर 1992 में तीनों को मिलाकर यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका यूरोपीय संघ खत्म हो जाता है। अब मैं बताती हूँ आसियान के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और आसियान क्षेत्रीय मंच जो है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। लेकिन क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, तो वो आसियान की स्थापना लिख देते हैं। या फिर जब पूछा जाता है स्थान आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो वो आसियान क्षेत्रीय मंच की लिख देते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो आसियान है, ठीक है, उसकी स्थापना 1967 में हुई थी और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में। और इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ लेंगे। ये यहाँ पर आपको बस मैं बता रही हूँ कि इससे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्लीज़ इसमें अब आप गलती नहीं करोगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, ठीक है, कि यूरोपीय संघ क्या है। तो आप देखो, यूरोप के कुछ देशों, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, यूरोप के कुछ देशों को मिलकर यह संगठन बनाया गया था। यानी यूरोप में एक क्षेत्रीय संगठन बनाया था यूरोपीय संघ। यूरोप के कुछ देश मिलकर आपस में इसे बनाए थे। ये क्या करता था कि यहाँ पे आप देखो, यह संगठन बाद में आर्थिक सहयोग वाली संस्था कम और राजनीतिक ज़्यादा हो गई। मतलब इसे इसलिए बनाया था कि वो आर्थिक सहायता दे पाए। हमने अभी पढ़ा कि वो आर्थिक सहायता देने के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, कुछ समय बाद आर्थिक सहायता कम देती थी और राजनीतिक सहायता ज़्यादा देती थी। मतलब क्या हो गई थी, यहाँ पे राजनीति आ गई थी। तो ये हो गई यूरोपीय संघ की किस तरह ये अपने जो कार्य प्रणाली है उसमें उसने बदल कर इसको क्या किया था, राजनीति बना लिया था। अब देखो, अब यह एक विशाल राष्ट्र या फिर राज्य की तरह काम करता है। और अब जो ये संघ है ना, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कोई संघ यानी कोई संगठन इस तरह देश की तरह काम करता है, तो वो हो जाएगा यूरोपीय संघ। यह अभी तक एक देश की तरह काम करता है, विशाल राष्ट्र। इसमें बहुत सारे देश मिले हुए हैं। और आप यह जान लो कि इसके पास जो है अपना झंडा है,
संगठन के पास अपना झंडा है, ये बहुत बड़ी बात है। इनका अपना गान भी है, यानी जिस तरह हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उस तरह यूरोपीय संघ का भी अपना गान है और इसकी स्थापना दिवस भी है यहाँ तक कि, और इसकी मुद्रा जो है वो भी लागू की गई है। यानी यूरोपीय संघ होकर इसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा डेवलप संघ होगा। 2003 में संविधान बनाने का भी प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया। मतलब ये एक देश की तरह ही काम कर रहा है और इसके पास अपना देश की तरह झंडा भी है, राष्ट्रगान भी है, स्थापना दिवस भी है और मुद्रा भी है। लेकिन क्या हुआ था कि 2003 में जब इसने संविधान बनाने का सोचा तो इसमें वह असफल हो गया था। तो चलिए हम आगे बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। भाई विशेषता तो होगी ही, जब ऐसा संगठन, अजूबा संगठन इसे हम कह सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी विशेषता है। आप देखो, जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव। यहाँ की जो आर्थिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है और सैनिक प्रभाव है वो बहुत ही जबरदस्त है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी पहली तो अमेरिका के पास है और दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो यूरोपीय संघ के पास है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय संघ आ गया था दूसरे नंबर पे। फिर देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, तो अमेरिका है, लेकिन 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था यूरोपीय संघ। फिर यहाँ की जो जीडीपी है, यानी घरेलू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जो है 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ का जीडीपी है। तो इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। और यहाँ की जो मुद्रा, हमने अभी बताया था कि यहाँ का एक अपना मुद्रा है जो कि यूरो है और यह अमेरिकी मुद्रा डॉलर के लिए भी खतरा है। मतलब देख रहे हो कि वो डॉलर को कितना ज़्यादा टक्कर दे रही है, कितना ज़्यादा डेवलप है यूरोपीय संघ। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। सोच लीजिए, अमेरिका को क्या देने वाला है, कुछ दिनों में ये मात देने वाला है। इसकी जो विश्व व्यापार में जो हिस्सेदारी है ना, वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। फिर बात करते हैं, 2 देशों में वीटो पावर है और इसमें हमने बताया पहले कि यह एक संघ है, यानी ये कुछ देशों का ग्रुप है। तो इसके जो 2 देश है ना, दोनों के पास वीटो पावर है, यानी फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ में ही आते हैं। तो आप देखो, इस तरह के जब बड़े बड़े देश इसमें आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा विकसित होना ही है इसे। फिर देखो, इसके पास 550 के करीब परमाणु हथियार है। हमारे भारत के पास 100 या उसके आसपास, मतलब ऐसी परमाणु हथियार है हमारे पास, लेकिन यूरोपीय संघ के पास 550 परमाणु हथियार है। तो ये बहुत बड़ा है ना। अब देखिए, यूरोपीय संघ की कमियां। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी भी जरूर होती है। तो हम आप यूरोपीय संघ की कमियों की बात करते हैं कि सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इसके जो सदस्य देश है ना, इसकी अपनी विदेश नीति है और रक्षा नीति है। लेकिन क्या होता है कि ये कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने ही आ जाती है, यानी एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। मतलब क्या है कि जब, जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था ना, तो ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने साथ दिया था अमेरिका का कि हाँ ठीक है, आपने हमला किया, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ब्रिटेन का कहना था। लेकिन यूरोपीय संघ के जो देश थे, जर्मनी और फ्रांस, उसने अमेरिका का बहुत विरोध किया था। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक ही संघ के अंदर कुछ सदस्य ये मानते हैं और कुछ सदस्य उसी के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ये इसकी कमियां हो गई। फिर आप देखो कि यूरो मुद्रा को लागू करने में विरोध। यहाँ की जो मुद्रा है यूरो, उसको लागू करने में भी वहीं के सदस्य देशों ने क्या किया था, विरोध किया था। फिर बात करते हैं कि डेनमार्क तथा स्वीडन ने maastricht संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया। मैं बता दूं, maastricht संधि के तहत ही यूरोपीय संघ का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और जो इसके सदस्य देश है डेनमार्क और स्वीडन, उसने इसी को मानने से इनकार कर दिया था। अजीब बात है ना। और क्या है कि यहाँ की जो मुद्रा थी यूरो, इसे भी मानने से इनकार कर दिया था। किसने, तो इसी के देश डेनमार्क और स्वीडन ने। आपको बहुत अच्छे से देश के नाम याद होने चाहिए और जो भी हमने बताया वो एक्यूरेट, उसका जो आंकड़ा है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करके नहीं आते हैं। तो आपको अच्छे से जब एक्यूरेट याद होगा तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाइएगा।
चलिए देखते हैं आसियान की बात करते हैं। ठीक है, हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लिया, उसकी विशेषता, उसकी स्थापना, उसकी कमियां, यानी यहाँ पर यूरोपीय संघ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कोई भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम क्या करेंगे, उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ से उपलब्ध करा देंगे। चलिए हम देखते हैं आसियान की अब बात करते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो पूरा नाम है, आप देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1967 में, हम जानते हैं। और इसकी स्थापना 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर कर इसकी स्थापना करी थी। वो 5 देश कौन थे आप देख लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आपको इन पांचों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, ये एग्जाम में जरूर आता है कि किस 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी। तो आप देख लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि बाद में 5 और देश शामिल हो गए थे, यानी आसियान में कुल 10 देश है, लेकिन स्थापना 5 देशों ने किया था और बाद में 5 देश उसको ज्वाइन किए थे। तो 5 देश जो ज्वाइन किए थे उनका नाम हम पढ़ते हैं कि लाओस, ब्रुनेई दारुसलाम, एक ही है दोनों नाम। ठीक है, ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया, इन 5 देश ने इसको क्या किया था, बाद में इसमें शामिल हो गए थे। फिर हम बात करते हैं आसियान का उद्देश्य। देखिए, कोई भी संगठन, किसी भी चीज़ का अगर हम गठन करते हैं या उसकी स्थापना करते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आसियान के उद्देश्य की बात करते हैं कि यहाँ की आर्थिक विकास तेज करना, यानी आसियान के जो देश है ना, उनकी आर्थिक विकास को तेज करना इसका उद्देश्य था कि वो जल्दी से अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करे, बहुत तेजी से विकास ला सके। फिर है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तो इनका क्या था कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करे। तो यहाँ पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हम सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो, यानी थर्ड 3 पार्ट में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो आज ये पार्ट आप देख लो, हम कल ही आपका अगला पार्ट इसका आपको उपलब्ध करवा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, घर पे ही रहिएगा, बाहर नहीं जाइएगा, सेफ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ करिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।